गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये सामाजिक विज्ञान की जो क्लास है ये पार्ट 4 है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर 1 है। आज से ये चैप्टर 1 जो हमारा होता है सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हो सकता है जल्दी जल्दी आपको क्लास लगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जो कोर्स है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी भी करवाया जाता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है समझाने में, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, जरा उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। ठीक है, क्योंकि 6 तक हमने पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से हमें पढ़ाना था। ठीक है, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन पढ़िए, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण देने हैं हमको। ठीक है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था, उस राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, उस संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए हमें 3 उदाहरण देने हैं, कैसे ये सब हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला तो इस क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर है, राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा। ठीक है, युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार और शिक्षा आदि को जितना योगदान रहा है, उतना ही योगदान यहाँ पे किसका रहा है, संस्कृति का भी रहा है। ठीक है, इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी, जो पहली हेडिंग है, इसमें शायद कलर नहीं प्रयोग किया गया। ठीक है, आप लोग इसे कलर कर लीजिएगा। ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी क्या है, पहली हेडिंग है फ्रेडरिक सारियू का यूटोपिया। ठीक है, फ्रेडरिक सारियू का यूटोपिया। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, तो पहली हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, फ्रेडरिक सारियू का यूटोपिया। अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं, तो इसमें हुआ क्या था। सन 1848 ईस्वी में, कौन सा सन था, 1848। सन 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सारियू, ठीक है, ये फ्रांस के निवासी थे, फ्रेडरिक सारियू ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को, ठीक है, यहाँ पे स्वप्न लिखा हुआ है, ठीक है, काट के आप लोग लिख दिए स्वप्न। ठीक है, स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य का समाज, ठीक है, जिसे यूटोपिया, ठीक है, बोला जाता है, इसे यूटोपिया बोला गया है, समाज को ही यहाँ पे क्या बोला गया है, यूटोपिया। तो आदर्श राज्य का या समाज को दर्शाया। इन चित्रों में सभी स्त्री, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया है, जिनके हाथों में मशाल व मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसमें उनकी पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई तिरंगे, झंडे, भाषा व राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्र राज्य के रूप को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यहीं पे दूसरी हेडिंग जो है, दूसरी हेडिंग क्या है, ठीक है, दूसरी हेडिंग है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। ठीक है, इसे भी हेडिंग लिख लीजिएगा, कलर नहीं प्रयोग किया गया यहाँ पे पेन। ठीक है, तो कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। ठीक है, एक जर्मन चित्रकार थे जिनका नाम था कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। ठीक है, ये जर्मन चित्रकार थे। उन्होंने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया है। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को जो ब्रेकन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफेद व लाल पोशाकों में दिखाया गया है, जो वहां के नागरिकों का दमन कर रहे हैं, जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे हैं, या किसी घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर रहे हैं, किसी को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। अतः शोषितों द्वारा जो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया है, उस पर एक तख्ती लगी है, जिस पर जर्मन में लिखा हुआ है, हमसे आजादी और समानता ले लो। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, जर्मन में लिखा हुआ था उसमें, हमसे आजादी और समानता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है।
यह एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग था, ठीक है, क्योंकि वे कहते थे कि वे जहाँ जाते हैं वहाँ राजतंत्र का अंत करके, ठीक है, वहाँ पे ये व्यंग लिखा था, फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया व्यंग था, क्योंकि वे कहते थे कि वे जहाँ जाते हैं वहाँ राजतंत्र का अंत करके नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी वे मुक्तिदाता हैं। वे क्या थे? वे मुक्तिदाता हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। तीसरी बात यहीं पे थी, तो तीसरी हेडिंग पढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग यहाँ पे है यूजीन देला क्रोआ की द मैस्कर एट की आश, ठीक है, ये हेडिंग है, हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे भी। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मिनट, यहाँ से यहाँ तक ये हेडिंग है, आप लोग इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस हेडिंग के अंदर पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि फ्रांस के रूमानीवादी एक चित्रकार थे जिनका नाम था देलाक्रोआ, ठीक है। तो फ्रांस के रूमानीवादी चित्रकार देलाक्रोआ, ठीक है, देलाक्रोआ ने एक चित्र बनाया था। उसमें उस घटना को चित्रित किया गया जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था, ठीक है। इसे किसास द्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कियास द्वीप, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कियास द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं व बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया, जिसे चटकीले रंगों से रंगा गया है। किस रंग से? चटकीले रंगों से रंगा गया है, ताकि देखने वालों की भावनाएं जागृत हो और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों का जो हमारे यूरोप का राष्ट्रवाद था उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा उसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि इन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं, ठीक है, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं, किस प्रकार से राष्ट्र जो था वो 19वीं सदी में विकसित हुआ था। इसका आंसर पढ़ते हैं। चलिए आंसर पे आते हैं। तो 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। जब 19वीं शताब्दी चल रही थी उसी समय जो पूरा यूरोप देश था उसमें राष्ट्र की भावना का विकास हो गया, ठीक है, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का भी उदय होने लगा, ठीक है, राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इसमें जो मुख्य देश थे वो थे हमारे बेल्जियम व पोलैंड, ठीक है। बेल्जियम व पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। इनमें जो दो देश थे वो थे बेल्जियम व पोलैंड, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक 1815 में एक युद्ध हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था युद्ध, ठीक है। तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन की वहाँ पे हार हो गई थी। इस युद्ध में नेपोलियन की क्या हो गई थी? हार हो गई थी, ठीक है। तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया था, ठीक है। जब वहाँ पे नेपोलियन की हार हो गई थी तो एक वियना संधि हुई थी। वहाँ पे जो बेल्जियम और पोलैंड थे, ठीक है, इनको मनमाने तरीके से मतलब कुछ लोगों के द्वारा इन्हें अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिनका आधार यूरोपीय सरकारों की यह रूढ़वादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज भी स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार बने रहने चाहिए। इसका बेल्जियम व पोलैंड ने विरोध किया। किसने विरोध किया? बेल्जियम और
पोलैंड ने अपने को स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया और अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इनका निर्माण किस प्रकार हुआ, अब उनके बारे में हम नीचे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में, ठीक है, किस प्रकार से इन्होंने निर्माण किया। तो चलिए पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में क्या था, वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। जब वियना संधि हुई थी तो उसमें कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। दोनों देश थे वो ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी थे, ठीक है। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे वहां हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट, ठीक है। जहाँ कैथोलिक लोग जो थे वो बेल्जियम में थे और हॉलैंड में जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। तो हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। जो हॉलैंड का शासक था वो हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने की राजज्ञा जारी की। उसने क्या कर दिया कि सभी स्कूलों में एक ये वाला धर्म स्टार्ट कर दिया जिसे बोलते हैं प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने की अपनी आज्ञा दे दी, ठीक है। इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया, ठीक है, क्योंकि वो तो कैथोलिक धर्म के थे, ठीक है। इसलिए इसमें इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया। इसमें किसने उनका साथ दिया, तो इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया, जिस कारण हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 ईस्वी में स्वतंत्र करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे बेल्जियम को 1830 ईस्वी में स्वतंत्र कर दिया। किसने स्वतंत्र कर दिया, हॉलैंड ने। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। तो इस प्रकार से जो बेल्जियम हुआ वो मुक्त हो गया और मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, ठीक है। अब चलते हैं पोलैंड पर पढ़ लेते हैं। तो पोलैंड के बारे में चलिए पढ़ें। पोलैंड को भी वियना संधि के द्वारा इसको भी किसी राष्ट्र में मिला दिया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। जब वियना संधि हुई थी तो वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को 2 भागों में बांट दिया गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया, ठीक है। पोलैंड को वियना संधि में 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया और 2 भागों में डिवाइड करके इसका जो बड़ा पार्ट था वो रूस को इनाम में दे दिया गया, ठीक है। परंतु जब वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, जब वहाँ के जो लोग थे उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ, तो 1848 ईस्वी में पोलैंड में वारसा में क्रांति आरंभ हुई गई, ठीक है। जो वारसा था वहाँ पे एक क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, ठीक है। जो क्रांति हुई थी इसे जो रूसी सेना थी उसने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी, ठीक है। लेकिन कुछ राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति आरंभ की थी उन्होंने इससे हार नहीं मानी और दोबारा फिर से विद्रोह कर दिया। जब उन्होंने दोबारा विद्रोह किया तो उन्हें सफलता मिली और इस प्रकार से पोलैंड जो हुआ वो भी स्वतंत्र राज्य मतलब स्वतंत्र देश बन गया, ठीक है। तो इस तरह से पोलैंड ने भी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, ठीक है। तो ये तो था, हमने 2 देशों के बारे में पढ़ा था। चलिए आगे, यहीं से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। जो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास था वो यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आंसर पे चलते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ था। जो ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था वो एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है। अतः इस प्रक्रिया को
आमतौर पर हम लोग किस नाम से जानते हैं? रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जहाँ पे अंडरलाइन किया जाए वहाँ पे आपको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। तो जहाँ पे अंडरलाइन किया जा रहा है वहाँ पे आपको ब्लैक कलर यूज करना है, ठीक है। तो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर इसमें क्या है वो पढ़ेंगे। तो पहला नंबर है 18वीं शताब्दी से पूर्व, ठीक है। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था, ठीक है। ब्रिटेन को यहाँ पे ब्रिटानी लिख गया है, ठीक है। तो इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन एक जो था, यहाँ पे आप ब्रिटेन ही लिख लीजिएगा। ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं था। ब्रिटेन क्या था? एक राष्ट्र नहीं था। जबकि ब्रिटेन द्वीप समूह में, ठीक है, ब्रिटानी एक द्वीप समूह है, ठीक है। इसी उसी वजह से यहाँ पे ब्रिटानी लिख दिया गया है, ठीक है। तो ब्रिटानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश पहचान वाली नृजातियां समूह रहते थे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते थे? तो अंग्रेज रहते थे, वेल्स रहते थे, स्कॉट रहते थे और आयरिश रहते थे। ये विशिष्ट जाति वाले जो लोग थे वो वहाँ पे रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनैतिक परंपराएं थी, ठीक है। तो देखिए दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं। इसमें आंग्ल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो तीसरे नंबर पे आते हैं। 1688 ईस्वी में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आंग्ल संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिसका केंद्र कौन था? इंग्लैंड था, ठीक है। चौथे नंबर पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया और इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। स्कॉटलैंड में ब्रिटानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृति व राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया। जैसे स्कॉटिश हाईलैंड्स के वासियों को हालैंड, ठीक है, हॉलैंड है यहाँ पे, ठीक है, हाईलैंड लिखा है। तो स्कॉटिश हॉलैंड के वासियों को उनकी गैलिक भाषा, ठीक है, गैलिक नहीं होता है यहाँ पे, मौलिक होगा, ठीक है, इसे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे गलत लिख के है, यहाँ पे मौलिक होगा, ठीक है। इसे काट के मौलिक कर दीजिएगा, इस तरह से ये लिखा हुआ है मौलिक, ठीक है, मौलिक कर लीजिएगा। मौलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया। इस कारण मजबूर होकर लोगों को अपना देश छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ा। लेकिन आयरलैंड में भी ऐसा किया गया और यहाँ पर भी अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुट थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंटों की मदद करके कैथोलिकों को दबाया, ठीक है। 1798 ईस्वी में वोल्फ टोन, ठीक है, वोल्फ टोन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग बना लिया गया, ठीक है। ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण, ब्रिटेन लिखें या ब्रिटानी लिखें, ठीक है। तो ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण करके इसके राष्ट्रीय प्रतीकों यूनियन जैक, ठीक है, यूनियन जैक किसे कहते हैं? ये ब्रिटेन का झंडा होता है। यूनियन जैक जो होता है ये ब्रिटेन का झंडा है। और गॉड सेव आवर नोबल, ठीक है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये राष्ट्रीय गान होता है ब्रिटेन का, ठीक है, को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रचारित और प्रसारित किया गया। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 था वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्योंकि जो सामाजिक ज्ञान का कोर्स है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। चले क्वेश्चन नंबर 10 पे देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन 10 में बोला गया है बाल्कन
प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो बाल्कन प्रदेश थे वहां पर राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा और किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। सन 1871 ईस्वी में टाइम था, पीरियड जो था वो था सन 1871। तो सन 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जाति भिन्नता थी। जो ये क्षेत्र था तो इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जाति भिन्नता थी और इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, ठीक है, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो आदि देश थे जहां पर स्लाव भाषा बोलने वाले, ठीक है, जहां पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ये सभी तुर्कों से भिन्न थे। ठीक है, तुर्कों और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालत भयंकर हो गए। ठीक है, हालात कैसे हो गए? भयंकर हो गए। जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई। इसने स्थिति को गंभीर बना दिया। यूरोपीय देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हो। ठीक है, लेकिन उपरोक्त कारणों से इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों और इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए, जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। ठीक है, जब इस तरह से कई घटनाएं हुई और कई राज्यों में आपस में युद्ध होने लगे तो इनका जो अंतिम परिणाम था वो निकल के इस प्रकार से सामने आया कि प्रथम विश्व युद्ध होने लगा। ठीक है, तो अब हम प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार से हुआ वो पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। तो अगले दिन अब अगली क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। यहाँ से चैप्टर जो फर्स्ट था वो कंप्लीट होता है। चैप्टर फर्स्ट में केवल 10 ही क्वेश्चन थे। कल हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, चलिए यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है।